स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टूडियो में हम भारत का आर्थिक विकास 12th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा या एक मूल्यांकन, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेसन फर्स्ट और लेसन 2 उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद में भारत ने एक तरह से क्या किया था, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना था। और सरकार के द्वारा मुख्य रूप से जो अधिकांश उद्योग थे वो सरकार ने अपने पास रखे थे, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ उद्योग धंधे ऐसे थे जो निजी क्षेत्र को उन्होंने सौंपे थे। लेकिन प्रमुख जो उद्योग धंधे थे उस पर सरकार ने अपना जो अधिकार है, अपने जो मोनोपोली हम कह सकते वो बनाई रखी थी। अब 1990 से पहले तक की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना गया था उसके द्वारा, जैसे जो खाद्य सुरक्षता है, ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया था, क्योंकि हमारा जो कृषि उत्पादन था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। औद्योगिक उत्पादन जो था उसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1991 में क्या हुआ था कि भारत अपनी प्रमुख जो आवश्यकताएं थी, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होते थे उनका एक तरह से आयात करने के लिए वो विदेशों के ऊपर निर्भर था। अब 1991 में भारत जब विदेशों से पेट्रोल का आयात करता था तो उस आयातों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा का एक तरह से संकट उत्पन्न हो गया था। भारत ने विदेशों से जो ऋण ले रखे थे उन ऋणों का वापस उसको जो भुगतान करना था उन भुगतान को करने में वो सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो धीरे धीरे एक तरह से क्या हो गए थे, कम हो गए थे। और 91 का जो समय आया था उस समय लगभग भारत के पास में केवल अगले 15 दिनों की अपनी जो आयात आवश्यकता है, जो जरूरी सामानों का वो विदेशों से आयात करता था, मुख्य रूप से पेट्रोल है, तो अगले 15 दिन तक ही वो आयात कर सकता था। इतना ही उसके पास में विदेशी मुद्रा का भंडार रहा था। और साथ ही साथ उस समय जो मुद्रास्फीति की अगर हम बात कर रहे हैं, अनिवार्य वस्तुएं जो थी उनकी कीमतों में भी एक तरह से वृद्धि होना प्रारंभ हो गई थी। क्योंकि देखिए उस समय 1991 के आसपास जैसे इराक और अमेरिका के गठबंधन जो देश थे उनके साथ में खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसमें इराक का जो तानाशाह था सद्दाम हुसैन, उसके खिलाफ अमेरिका और उसके गठबंधन देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। तो खाड़ी युद्ध प्रारंभ होने से भी हमारे पास में जो कच्चे तेल थे उनकी कीमत एक तरह से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इस तरीके से जो गल्फ वार हुआ था उसके कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। कीमतों में वस्तुओं की जो कीमतें थी वो एक तरह से बढ़ गई थी, महंगाई की स्थिति एक तरह से दर्ज की गई थी। तो इस तरीके से उस समय हमारी अर्थव्यवस्था के पास में अगर मुख्य रूप से हम देखें तो विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो एक तरह से कम हो गए थे, जो बड़ी ही चिंताजनक स्थिति थी। क्योंकि हम विदेशी मुद्रा के भंडार अगर हमारे पास में नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय के लिए हमारी जो आयात आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारे सामने बहुत सा जो संकट है वो उत्पन्न हो सकता था। तो इसी कारण हमारे देश की जो सरकार थी उन्होंने अपनी जो नीतियां थी उन नीतियों में एक तरह से परिवर्तन किया था और नए रणनीति को अपनाने के लिए एक तरह से आगे कदम उठाए थे। नई नई रणनीतियां हम कह सकते हैं उसको अपनाने के लिए बदलाव किया गया था कि जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी उसको एक तरह से खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया गया था इस आर्थिक संकट के कारण। अब देखिए भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम हैं वो क्यों प्रारंभ किए गए, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता थी, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस संकट की बात करते हैं 1990 के आसपास जो भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था उसका वास्तविक कारण क्या था। पिछला जो 1980 का जो दशक था, 1980 के दशक में भारत में जो सरकारें थी उनका एक तरह से जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था वो एक
तरह से अच्छा सा नहीं था, खर्चा ज़्यादा था, सरकारी व्यय जो ज़्यादा था, लेकिन आय के जो साधन थे वो एक तरह से क्या थे, सीमित थे। तो 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन एक तरह से इस वित्तीय संकट का कारण रहा है। हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार जो समाप्त हो गए थे, मुख्य रूप से किस कारण से हुए थे, 1980 के दशक में हमारे यहाँ पे जो सरकार थी उनका जो प्रबंधन था वो अच्छे से नहीं था। मतलब सरकारी व्यय तो एक तरह से क्या था, ज़्यादा था, लेकिन आय के जो साधन थे वो सीमित ही थे। इसी स्थिति में सरकार को बजटी घाटा होता था और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती थी, लोगों से या फिर जो सरकारी बैंक होते हैं उनसे उधार लेती थी, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन संस्थानों से वित्तीय आवश्यकताओं की पूरी जो पूर्ति है वो एक तरह से की जाती थी। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन नहीं होने से सरकार का जो व्यय था, सार्वजनिक व्यय तो ज़्यादा था, लेकिन सरकार का जो आय के जो साधन थे वो क्या थे, सीमित। अब देखिए, खर्चा ज़्यादा होने का कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे उस समय गरीबी की प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा प्रतिरक्षा और सामाजिक सेवाओं पर अधिक मात्रा में खर्च किया जाता था। अब सरकार का खर्चा तो अधिक था, लेकिन इन अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही साथ हमारे जो आयात जो थे वो तो तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन निर्यातों में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो आयात और निर्यातों में एक तरह से संतुलन की अगर हम बात करें तो वो नहीं बैठ पा रहा था। निर्यात संवर्धन के लिए सरकार के द्वारा उसमें किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किए गए थे। सामान्यतः सरकार को टैक्सेशन से, ठीक है, जो पैसा प्राप्त होता था, या जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज जो सार्वजनिक उद्यम थे उनसे जो आय प्राप्त होती थी, उस आय का जो प्रयोग है वो सामान्य जो प्रशासन था, प्रशासनिक कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। लेकिन सरकार ने उस समय अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, या जो अनावश्यक खर्चे हैं उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इस तरीके का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सरकार का मैनेजमेंट जो था, प्रबंधन जो था, वो एक तरह से अकुशल था, कुशलता पूर्वक नहीं था, और इसी कारण हमारे सामने वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हम अपना जो मुख्य रूप से आयात करते थे, कच्चा तेल या पेट्रोल को हम आयात करते थे, और उस आयात का जो भुगतान है वो हमको किस में करना पड़ता था, डॉलर के रूप में करना पड़ता था। और डॉलर की जो हमको प्राप्ति होती थी वो कहाँ से होती थी, निर्यातों से। लेकिन सरकार के द्वारा निर्यातों को बढ़ाने के लिए उस समय किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया था। हमारे जो राजस्व थे, ठीक है, रेवेन्यू के जो सोर्सेस थे सरकार के पास में, वो एक तरह से कम थे, लेकिन सरकार के जो खर्चे थे वो एक तरह से ज़्यादा थे, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू होता था वो अधिकांश भाग बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट की जो समस्याएं थी, इनके लिए सरकार को बहुत अधिक मात्रा में खर्चा करना पड़ता था। और सरकार का खर्चा अधिक है तो इसको पूरा करने के लिए ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो टैक्सेशन है, करों को एक तरह से बढ़ाया जाए, तो करों को बढ़ाकर इतना पूरा जो राजस्व की प्राप्ति उसको नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था में और भी आगे दिक्कत आ सकती थी। तो सरकार के पास में जो आय का स्रोत था वो मुख्य रूप से उस समय क्या था, जो सार्वजनिक उद्योग सरकार के पास थे, या फिर सरकार टैक्स लगाती थी वही थी, लेकिन उससे इनकम इतनी नहीं हो पाती थी। साथ ही साथ सरकार का जब खर्चा ज्यादा होता था तो खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से या अन्य विदेशों से, दूसरे देशों से ऋण लिया जाता था। लेकिन वो जो ऋण लिया जाता था, उन ऋणों का जो प्रयोग है, उस विदेशी मुद्रा का जो प्रयोग है, वो भी हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उनको पूरा करने के लिए खर्च कर दिया जाता था। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट था, सरकार का जो प्रबंधन था, वो उस समय का सही नहीं था। 1900 दशक की हम बात कर रहे हैं। तो 1980 के दशक में वित्तीय संकट का जो कारण था वो 1980 के दशक का सरकार का जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था, और इसी कारण 1990 में आते आते 1990-91 के समय भारत के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब आर्थिक संकट की जो ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, इसके हमने विभिन्न कारण देखे थे। इनको एक एक बार हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि 1980 के दशक के बाद में 1991 में भारत ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए थे वो क्यों किए थे, उसके क्या कारण थे। तो भारत ने जो
राजकोषीय घाटा, सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था वो एक तरह से क्या था, ज्यादा। क्योंकि देखिए जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों की तुलना में ज्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 1990 के आसपास, उससे पहले की जो समयावधि थी 1980 का जो दशक था, उस समय सरकार का जो प्रबंधन था वो एक तरह से सही से नहीं था। सरकार के द्वारा अनावश्यक खर्चे बहुत बड़ी मात्रा में किए गए थे, निर्यात संवर्धन के किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए गए थे, आयात जो थे वो तेजी से बढ़ते जा रहे थे, इसलिए सरकार के जो खर्चे थे वो एक तरह से अधिक हो गए थे। लेकिन सरकार का व्यय तो अधिक था, लेकिन राजस्व प्राप्तियां जो थी वो एक तरह से क्या थी, कम थी, इसलिए राजकोषीय घाटा तो जो था वो एक तरह से बहुत ही ऊंची स्थिति में पहुंच गया था। साथ ही साथ उसमें जैसे खाड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, गल्फ वार जो प्रारंभ हो गया था, तो उससे भी हमारे यहाँ पे महंगाई एक तरह से बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी उसके कारण जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतों में वृद्धि हुई थी, जो पेट्रोल थी उनकी प्राइस एक तरह से क्या थी, बढ़ गई थी। साथ ही साथ हमारा जो भुगतान संतुलन में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जब सरकार का व्यय ज्यादा होता है और उस व्यय को पूरा करने के लिए, आय की तुलना में जब व्यय ज्यादा होता है और उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, विदेशों से अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लेती हैं या विदेशों से अन्य देशों से ऋण प्राप्त करती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो भुगतान है, जो देनदारियां हैं वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, प्राप्तियों की तुलना में ज्यादा हो जाती हैं। और साथ ही साथ उस समय जो हमारे आयात थे वो निर्यातों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे थे, और इसी कारण भुगतान संतुलन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे वो भी एक तरह से उस समय असफल हुए थे, क्योंकि उनका जो प्रबंधन था वो सही से नहीं हो पा रहा था। सरकार उनके खर्चों पर, अनावश्यक खर्चे थे उनको वो नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, और उनका जो मैनेजमेंट था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वो भी एक तरह से घाटे में चल रहे थे, तो वो एक तरह से असफल हो गए थे। ठीक है, जबकि स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें तो सरकार ने आर्थिक विकास के लिए जो सार्वजनिक जो उद्योग धंधे थे वो अपने पास में रखे थे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे थे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, लेकिन थोड़े बहुत उद्योग थे वो ही निजी क्षेत्र को दिए थे। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के पास जो उद्योग थे वो एक तरह से घाटे में चल रहे थे, वो एक तरह से असफल हो गए थे। और साथ ही साथ उस समय अगर हम देखें कि हमारे जो विदेशी मुद्रा के भंडार थे वो निरंतर कम होते जा रहे थे, क्योंकि हमको आयातों के ऊपर अधिक मात्रा में खर्चा करना पड़ रहा था, जबकि हमारे जो निर्यात थे वो उतने तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे। और साथ ही साथ हम ने जो विदेशों से ऋण ले रखा था, उन ऋणों का भुगतान करने के लिए, उन ऋणों का जो ब्याज है उनका भुगतान करने के लिए भी हमारे पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे, स्टॉक था, वो नहीं था। और ऐसी स्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो कोई भी विदेशी कंपनियां हैं या जो विदेशी निवेशक हैं, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, उन्होंने भारत में निवेश करने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन विभिन्न कारणों से भारत में एक तरह से आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। अब देखिए हमारी स्थिति इतनी खराब थी, तो ऐसी स्थिति में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको ऋण की आवश्यकता थी, लेकिन हमने पहले से आवश्यकता से अधिक ऋण ले रखा था और उनका भी हम भुगतान नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब भारत के सामने जो आर्थिक संकट, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें भारत ने विश्व बैंक और जो आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ठीक है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी जिसको हम विश्व बैंक ही कहते हैं, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत ने संपर्क किया था। और इस संकट का प्रबंधन करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को $7 मिलियन, ठीक है, $7 अरब का ऋण प्रदान किया था। लेकिन ऋण प्रदान करने के लिए उन्होंने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी थी। क्या क्या शर्तें रखी थी कि भारत के सामने जो शर्तें रखी गई थी, मतलब उन शर्तों के आधार पर ही ऋण उपलब्ध कराया था। भारत को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $7 अरब का जो ये ऋण दिया था, उन ऋणों को देने के लिए सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थी। क्या शर्तें थी कि भारत को निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटाया जाएगा, मतलब सरकार ने अधिकांश उद्योग जो थे वो अपने पास रख रहे थे और निजी क्षेत्र के लिए उन
उद्योगों के लिए प्रतिबंध लगा रखा था। तो विश्व बैंक था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, भारत को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या शर्त रखी कि भारत ने निजी क्षेत्र के ऊपर ये जो प्रतिबंध लगा रखा है उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। मतलब ये जो उद्योग धंधे हैं वो निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे। दूसरी बात थी कि उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की आर्थिक क्रियाएं जो थी उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था। ठीक है, सरकार का जो रोल था, सरकार की जो भूमिका थी वो एक तरह से ज्यादा थी, जबकि निजी क्षेत्र के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध थे। तो दूसरी शर्त क्या थी कि सरकार जो है वो आर्थिक क्रियाओं में अपनी जो भूमिका है वो एक तरह से क्या करेगी, कम करेगी। सरकार की भूमिका कम होगी तभी तो क्या होगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और व्यापार के ऊपर सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक तरह से क्या किया जाएगा, उदार बनाया जाएगा। ठीक है, उदार का मतलब एक तरह से क्या हो गया, तो व्यापार के ऊपर विभिन्न प्रकार के सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को भारत क्या करेगा, धीरे धीरे हटाएगा। और इन्हीं शर्तों के कारण अंतरराष्ट्रीय जो विश्व बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उन्होंने भारत को $7 अरब का ऋण प्रदान किया था। और 1991 में भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, या जिनको हम आर्थिक सुधार भी कहते हैं। उस समय हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इन्होंने भारत में एक तरह से, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उनको एक तरह से भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अब देखिए, जो आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति, उसमें एक तरह से इस तरीके का माहौल बनाया गया कि जो उद्योग धंधे हैं उनको एक तरह से कंपटीशन करने का मौका मिले, प्रतियोगी वातावरण बने, ताकि बाजार में नई नई फर्में हैं उनका एक तरह से प्रवेश हो सके। नई फर्मों का प्रवेश होने से उनको जो विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन बाधाओं को एक तरह से दूर किया जाएगा और इस प्रकार का व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था में जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो एक तरह से क्या हो, बढ़े। तो अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए, और फर्मों को लाइसेंस लेने की या विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं होती है, जब बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था उस समय। ठीक है, 1991 से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की नई फर्मों के प्रवेश के लिए बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। और उस समय इन नीतियों के दो उप समूह में विभाजित किया गया था। फर्स्ट कौन सा था, स्थिरीकरण के उपाय थे, जिनका प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको एक तरह से संतुलन में लाया जाए। ठीक है, अल्प मतलब जो स्थिरीकरण के उपाय उनका संबंध किससे हैं, अल्पकालीन अवधि से हैं। अल्पकालीन अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सुधारने से संबंधित जो उपाय हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें एक तरह से विकास हो उसका। ठीक है, मतलब संतुलन की स्थिति आए, मतलब हमारे उस समय आयात ज्यादा थे और निर्यात एक तरह से क्या थे, कम। तो इसमें जो संतुलन है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो उपाय किए गए थे वो उपाय कौन से थे, स्थिरीकरण। और साथ ही साथ उस समय वस्तुओं की जो कीमतें थी वो तेजी से बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था में महंगाई, मुद्रास्फीति की स्थिति थी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन जो था भुगतान संतुलन में, उसको संतुलन में लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उन उपायों को एक तरह से हम क्या कहते हैं, स्थिरीकरण के उपाय। और इन उपायों से क्या हुआ कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा के जो भंडार है वो बना रख सके हम एक तरह से। मतलब आयात अगर कम होंगे और निर्यात हमारे जब बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार है वो एक तरह से क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब पर्याप्त मात्रा में हमको जो इतनी आवश्यकता है उसको बनाए रखने के लिए हमको विदेशी मुद्रा भंडार जो उसको एक तरह से बढ़ाना आवश्यक था। और साथ ही साथ उस समय महंगाई जो स्फीति थी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो उपाय किए गए थे उनको एक तरह से हम क्या कहते हैं, स्थिरीकरण के उपाय। दूसरे जो उपाय थे वो कौन से थे, संरचनात्मक। ठीक है, या जिनको एक तरह से क्या कहते हैं हम, दीर्घकालीन उपाय भी कहते हैं। और दीर्घकालीन उपाय या संरचनात्मक सुधार नीतियां कौन सी थी, ऐसी नीतियां जिसका प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन की कार्य कुशलता है,
ठीक है, उत्पादन की जो दक्षता है उसमें एक तरह से वृद्धि करना, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सामने जो भी कठोरताएं हैं उन कठोरताओं को दूर करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को एक तरह से बढ़ाना। ठीक है, भारतीय उत्पाद हैं उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से पॉपुलर करना, उसको एक तरह से प्रतिस्पर्धा के माहौल में लाना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बनाना जिससे प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो एक तरह से बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था की जो कार्य कुशलता है, जो दक्षता है उसमें एक तरह से सुधार हो, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें एक तरह से सुधार हो, इनमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो कठोरता है उनको एक तरह से दूर करना। इसके लिए सरकार ने 3 प्रकार की जो नीतियां हैं वो अपनाई थी, जिनको हम कौन कौन सी नीतियां कहते हैं। एक तो है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, और तीसरा है वैश्वीकरण, या जिनको एलपीजी नीतियां भी कहा जाता है। अब इनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उदारीकरण क्या होता है और उदारीकरण के तहत सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए हैं उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम निजीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में वैश्वीकरण, और फिर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ये जो एलपीजी की नीतियां थी उसका क्या प्रभाव पड़ा है।